थोड़ा सा 2-4-5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। दीपागना, गुड इवनिंग। आप लोगों ने वीडियो देख लिया था? मैंने एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया का जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्री बोर्ड के हिसाब से, वो मैंने अपलोड किया था। तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा उसको। देख लिया? अनु कश्यप, यस सर। तो चलिए स्टार्ट कहाँ से करें बताओ। उसमें कई क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगता होगा शायद नया जैसा लग रहा होगा, तो उससे घबराना नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, है ना, उसमें कुछ चॉइसेस रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन का नेचर बहुत टफ है, तो समझ लो कि उसके साथ एक आसान क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बेसिकली हाउ मेनी आंसर्स यू हैव टू गिव। लॉन्ग में से कितने आंसर देने हैं आपको बताओ। बताइए, लॉन्ग में कितने आंसर देने हैं आपको। एट टू 10 पॉइंट्स फॉर लॉन्ग आंसर, यस। प्रिंस ने कहा कि लॉन्ग आंसर को लिखना हमको 8 टू 10 पॉइंट पर सही है। मतलब आंसर मैं पूछ रहा था क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्वेश्चंस विल हैव टू अटेम्प्ट। तो याद रखिए कि इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक एंशिएंट इंडिया से होगा, एक मिडिवल से होगा और एक मॉडर्न इंडिया से होगा। तो एंशिएंट इंडिया से एक क्वेश्चन होगा, तो एक क्वेश्चन क्या हो सकता है उसमें, एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये सोचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने कई बार क्लासेस में कहा आपको कि अगर आप एंशिएंट इंडिया उठाते हो तो बेसिकली 2 चैप्टर जरूर उठा लो, है ना, कोई भी चैप्टर, लेकिन जिसमें से फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फोर्थ चैप्टर हो, बाकी एक सेकंड चैप्टर के रूप में आप जो है सेकंड चैप्टर को उठा सकते हो या फिर फर्स्ट चैप्टर को उठा सकते हो, क्योंकि इसी से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर के आपको काम करना होगा। तो मैंने इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया आपको। इसमें से कुछ डॉट्स है तो पूछिए, अदरवाइज मैं फिर अपने हिसाब से बात करूंगा यहाँ पे। बताइए। सिपर्ना 3 to 4 नहीं, 3 का आंसर देना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। एक क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से उठाएंगे, एक मिडिवल से उठाएंगे, एक मॉडर्न से उठाएंगे। वो ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21, ये कौन सा क्वेश्चन है, 1 to 21। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 एमसीक्यू, ठीक है। इसके बाद 22 से लेकर कहां तक शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, बताइए। यस, 1 मार्क। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से कहां तक रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से कहां तक रहेगा, बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन कहां से कहां तक रहेगा। चलो मैं थोड़ा सा चाय की नाश्ता कर लेता हूँ। ट्वेंटी टू टू 26। 22, 23, 24, 25, 26, 27। याद रखिए, शॉर्ट आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 करना है। मैंने ये भी कहा था आपको कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सबसे पहले मैंने यही डील किया था। तो इसको पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठा लेना है। एग्जाम में जाकर ये सोचना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 21 एमसीक्यू ही रहेगा। सीबीएसई इसमें किस तरह का कोई चेंज नहीं करने वाला है। ये आपका मॉडल है, अंडरस्टूड। तो 1 to 21 एमसीक्यू होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा। यानी 6 क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट रहेंगे। अब 6 क्वेश्चन में किस किस पोर्शन से कितना रहेगा ये भी डिसाइडेड है।
आपका दो क्वेश्चन आपका एंशिएंट इंडिया से, दो मेडिवल इंडिया से और दो मॉडर्न इंडिया से, यानी 6 क्वेश्चन। लॉन्ग में आप देख रहे हैं एक एक करना है, इसमें दो दो क्वेश्चन करना, और कोई फर्क नहीं है। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साथ एक और रहेगा, यानी 27 तक हमारा चला गया। 28 का एक क्वेश्चन रहेगा एंशिएंट इंडिया से, उसके साथ एक और रहेगा। 29 मिडिवल इंडिया से एक और रहेगा। 30 मॉडर्न इंडिया से, उसके साथ एक और रहेगा। अब रहा सवाल कि जितने भी यहाँ पे कई सेट बनेंगे, ए बी सी डी ई, 4 सेट हो सकता है बेसिकली। तो ये सेट जितने भी होंगे, सब में क्या क्वेश्चन अलग अलग होता है या फिर एक जैसे क्वेश्चन होते हैं? बताइए, कोई बता सकते हैं? क्वेश्चन सब एक जैसा रहेगा या फिर अलग रहेगा? प्रिंस ने कहा अलग अलग, साहब ने कहा अलग अलग बट मीनिंग सेम, डिफरेंट। चलिए, इसमें याद रखिए कि क्वेश्चन का जो सेट रहेगा लगभग सेम होता है। इसमें से वेरिएशन सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चंस का हो सकता है। अभी तक जो सीबीएसई का पैटर्न देखेंगे, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बदलता है। लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहता है, एमसीक्यू भी लगभग वैसे ही रहता है। यानी कि मानकर चलिए कि अगर 80 मार्क्स का हमारा पेपर है ना, तो 80 मार्क्स के पेपर में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है। यानी बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा कि सब में नंबर के क्वेश्चन की जो नंबरिंग है ना, वो उल्टा पुल्टा रहेगा, यानी सेम नंबरिंग नहीं होगा, ताकि स्टूडेंट आसानी से मतलब जो भी हो वो चोरी नहीं कर सके या दूसरे जो मीन्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। नहीं तो पता चलता है कि आप बोलते हैं 15 नंबर बताओ, 10 नंबर बताओ, 20 बताओ। तो अगर हम किसी कहते हैं कि 20 में बताओ, तो उसका 20 कोई और क्वेश्चन होगा, आपका 20 कोई और क्वेश्चन होगा। ये गलती एग्जाम में कभी मत करना, ठीक है? तो आते हैं सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आप आइए कि फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर से अगर आपका आएगा तो टाउन प्लानिंग ही बनता है, ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस बार आप, चूंकि एग्जाम कल है, तो आप जो है सबसे बेस्ट आंसर ये है कि आप एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पकड़ा लो, और वो पकड़ा लो आप चैप्टर 4 से, यानी थिंक थर्ड, आपका जो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स वाला जो चैप्टर है, इससे आप कर लो। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? इससे बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बनता है कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। याद रखिए, उसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने आपके ऑलरेडी जो मैंने वीडियो शेयर किया उसमें कहा है कि इसमें कई बार त्रिपिटका दे देगा, है ना, सुत्ता पिटका दे देगा, उसके थ्रू आप रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, या फिर जो है कोई और कुछ एग्जाम्पल दे देगा, उससे उसके जो है कंस्ट्रक्ट कीजिए उसके थॉट को, या उसके जो विचार था थिंकर से उसने जो एक टीचिंग्स दिया उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो याद रखिए कि इसमें जो भी आप डिस्क्राइब करेंगे वो सिर्फ आपका टीचिंग से रिलेटेड होता है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट, कुछ पार्ट में आप गौतम बुद्धा के बारे में जरूर बता दीजिए, है ना? तो एग्जाम में आप जब प्रिपेयर करके जाए तो थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट गौतम बुद्धा के बारे में जरूर करके जाइए, कि गौतम बुद्धा कौन था, है ना, कब पैदा हुआ, और उसके बाद उसने क्या प्रोसेस अपनाया ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसका जो एनलाइटमेंट हुआ जिसके बाद हमने उसे बुद्धा का नाम दिया, हो ना, वो प्रोसेस क्या था। इसके बाद वहां से फिर उसके टीचिंग स्टार्ट कर देंगे हम। क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले याद कर, आप इसे लिखते जाइए चैट में फटाफट। सबसे पहले आप लिखते जाइए कि गौतम बुद्धा कौन था, हु वाज गौतम बुद्धा। इसका आगे बढ़ते हैं फटाक से, डू हरी। यस, फादर का नाम लिखना है उसमें। अगर फादर का नाम लिख नहीं पाए तो कम से कम उसके एरिया का जरूर नाम लिखिए, कौन सा किंगडम था। यस, हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। रियल नेम और फेक नेम नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे, चाइल्डहुड नेम लिखेंगे, ठीक है? हिज चाइल्डहुड नेम कर देंगे आप। हालांकि कई जगह आप पाएंगे ये गलत भी नहीं है रियल नेम, लेकिन क्या होता है कि रियल नेम थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब रियल नेम जब आता है तो लगता है कि शायद इसका कोई अदर
अल्टरनेटिव उसका का होगा। स्वदीप मंडल ने लिखा है कि गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ही वाज बोर्न टू रॉयल फैमिली इन 623 बीसीई इन लुम्बिनी, नेपाल। सही है। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट आप ये डाल सकते हो, ठीक है। निंजा अर्नब ने लिखा कि सर यही एक चैप्टर अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुआ है, ये गलत है। वो मैंने कहा था कि हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ना, तो उस पार्ट से स्टार्ट कीजिए जहां से आपको इंपॉर्टेंट बताया जाता है। क्योंकि एग्जाम देखो एक कंप्लीट कैलकुलेशन का चीज है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छी तैयारी किया उसके बहुत अच्छे एग्जाम जा सकते हैं। ये होता है कि सबसे अच्छी प्लानिंग किसकी है। क्योंकि एग्जाम का अच्छा मार्क्स लाना और आपके पास अच्छे नॉलेज होना, दोनों में फर्क होता है। कई बार आप देखोगे ना कि जो आईएएस क्वालिफाई कर गया और जो क्वालिफाई नहीं किया, अगर आप दोनों से अलग अलग इंटरव्यू तो आप पाओगे कि जो क्वालिफाई नहीं किया उसके पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन था या ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन उसकी प्लानिंग अच्छा नहीं था। तो ठीक उसी तरह से हमारा ये एग्जाम होता है। एग्जाम्स में प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसको आप जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हाँ जैसे लिख दिए कि जो है गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, है ना। ही वाज बोर्न इन 623 बीसी लोनिग्राम, है ना। ही वाज द सन ऑफ शाक्य कलान, है ना। लुम्निग्राम कपिलवस्तु, जो कि नेपाल के ट्राई वाला जो एरिया वहां पे था ये, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, वेन ही गोट बर्थ, वेन ही गोट बर्थ, तो समवन इज प्रिडिक्टेड गए, उसने प्रिडिक्शन किया, कुछ भविष्यवाणी इसके बारे में किया कि ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, द ग्रेटर किंग बनेगा, या फिर ये एक पृष्ठ बनेगा। तो सीधी सी बात है, वह सम्राट सम्राट बने, ग्रेट किंग बने। तो राजा, हर राजा चाहता है कि उसका बेटा एक ग्रेट किंग बने, क्योंकि एक राजा अपने बेटे को क्या देगा, थ्रोन ही देगा। लेकिन उसे डर तब हो गया जब उसने कहा कि ये पृष्ठ बनेगा। तो उसने क्या किया कि पृष्ठ नहीं बने, इसके लिए उसने क्या किया कि सिद्धार्था को अपने राजपाट से बिल्कुल दूर रखा, है ना। लोगों की समस्याओं से दूर रखा, डेथ, है ना, सोरो, सैडनेस, ये सारे जो चीज होते हैं ना, इससे बिल्कुल दूर रखा उसको, ताकि उसे एहसास नहीं हो कि लाइफ क्या है। और उसे पूरी जिंदगी यही दिखाई दे कि जिंदगी का नाम जो है हैप्पीनेस ही है। लेकिन याद रखिए कि आदमी, हम जो सोचते हैं ना, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमारे दिमाग में पहले से ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कहूं कि मछली का बच्चा अंडा से निकला बाहर, उसको कौन सिखाया तैरने के लिए, कोई तो नहीं सिखाया, लेकिन डीएनए में कहीं ना कहीं वो चीज तो है ना, तभी तो पानी में उतर तैरने लगा। लेकिन हाँ, आप अकेले ऐसे ही नहीं तैर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गौतम बुद्धा के अंदर इनबिल्ट ये पहले से था, और उन सारे टॉपिक्स पे गौतम बुद्धा ऑलरेडी सोचा करता था। नतीजा ये हुआ कि गौतम बुद्धा को देख करके इंटरेस्ट होने लगा। लेकिन इन सब से दूर रखने के लिए फिर उसको बहुत अर्ली लाइफ में शादी, अर्ली जो एज था उसमें शादी कर दी गई, एक बच्चे भी हो गए। उसके बाद पता है आपको कि पार्टी शादी हो रही थी। इसी बीच गौतम बुद्धा ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि उसे अपने घर को छोड़ करके निकलना है और उसे ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों करना है, तो अब इसके पीछे एक ट्विस्ट है। क्या था कि इससे पहले गौतम बुद्धा अपने चैरियटर के साथ बाहर गया, और चैरियटर के साथ जब बाहर गया तो उन्हें कुछ चीजें देखी। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। हर आदमी के लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स आते हैं दैट प्ले अ रोल ऑफ टर्निंग पॉइंट। मैंने पहले भी कहा था कि अक्सर हम कहते हैं कि गाते गौतम बुद्ध, है ना, कोई भी, जैसे मान ली महात्मा गांधी की बात करते हैं कि वेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, तो सबका आंसर होता है कि 2 अक्टूबर 1869 को। लेकिन नहीं, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी पैदा नहीं हुआ, उस दिन मोहनदास पैदा हुआ। लेकिन गांधी कब पैदा हुआ, उस दिन साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी को चलती ट्रेन से व्हाइट लोगों ने उसे बाहर फेंक दिया। तब गांधी को एक मकसद मिल गया कि भाई ये तो अंग्रेज बड़ा अजीब है, ये तो रेशल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इसे दूर करने के लिए उसने एक विजन तैयार किया और उसे एक मिशन की तरह लिया और फिर उस पे काम पे लग गया। देन गांधी वाज बॉर्न। ठीक उसी तरीके से अभी वो सिद्धार्थ है, लेकिन जब यह गया, है ना, अभी तक वो सोचा नहीं था ये सब चीजों को, लेकिन उसने अपनी लैब में कुछ चीजें देखी। क्या क्या देखा जरा बताइए कोई भी। चलिए, फादर का नाम सुधोधन, सही बात है। मदर का नाम महामाया गौतमी, और प्रजापति भी कहते हैं, है ना, ये अलग अलग नेम है।
चलिए, अब बताइए उसने क्या चीज देखा और कितनी चीज देखा? यस, पहला देखा ओल्ड एज, बिल्कुल सही, ओल्ड एज देखा। एक ओल्ड मैन देखा, वेरी गुड। दूसरा क्या देखा? प्रिंस ने कहा बीमारी, डेथ। हाँ, उसके पर्टिकुलर वर्ड में आइए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दीपांकर का सिक मैन, वेरी गुड। तो एक हो गया ओल्ड मैन, दूसरा हो गया सिक मैन, तीसरा डेड बॉडी। यस, सही है। उसको क्या कहते हैं, डेड बॉडी को क्या लिखा से? एनसीईआरटी ने क्या लिखा, वो वर्ड लिखेंगे। क्या लिखा एनसीईआरटी ने? यस, कॉप्स देखा। और फाइनली क्या देखा? वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया। एक देखा सिक मैन, एक देखा आपका ओल्ड एज मैन, एक देखा आपका कॉप्स, और एक देखा प्रिस्ट। तो उसने पाया कि सभी लैब में प्रॉब्लम है। सिक आदमी, जो बीमार आदमी है, रो रहा है, दर्द कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। डेड बॉडी है, चारों तरफ लोग उसके आसपास रो रहे हैं। लेकिन तभी देखता है कि एक प्रिस्ट है, सन्यासी है ना, जो जिसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक है, एक हैप्पीनेस है। इसमें किसी तरह की चीज खोने वाली चीज नहीं है। उसे लगा कि ना, दिस इज द बेस्ट लाइफ। देन गौतम बुद्धा डिसाइडेड टू लीव द होम। और फाइनली गौतम बुद्धा अपने घर को छोड़ दिया। और छोड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज नोन एज? घर जो छोड़ा, है ना, गृह त्याग, इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं? बताइए कोई भी। अब उसने घर छोड़ दिया, उसे क्या कहा गया? इनलाइटमेंट? नो नो नो, अभी इनलाइटमेंट कहाँ हुआ? इनलाइटमेंट मतलब वहां पे जब उसको नॉलेज मिल गया। हम्म अबडरमेंट ऑफ होम। चलिए, ये जो इंग्लिश में मिस्टर प्रिंस ने लिखा है ना, वो सही है। एक्चुअली हिंदी में आप उसको देखेंगे, महाविनिष्क्रमण कहा गया है ना, गृह त्याग की जो घटना थी, यानी जो घर छोड़ा, है ना, चूंकि ये उस वक्त पाली वर्ड चल रहा था, तो पाली में इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद यहां से जाता है और दो गुरु के कांटेक्ट में आता है। एक होता है रुद्रक और दूसरा होता है अलार कलाम। लेकिन गौतम बुद्धा को जो चाहिए वो यहां नहीं मिल रहा था। नतीजा ये होता है कि अलार कलाम के पास कुछ और चार ब्राह्मण पहले से ही वहां पे टीचिंग्स ले रहे थे। उन्हों को भी कन्विंस किया कि भाई साहब, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, वापस चलो और हम लोग अपने तौर पे कुछ जुगाड़ करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ये लोग चले गए और जाने के बाद उर्वेला के जंगल में बैठ गए। ठीक है, वहां पे एक बहुत ही टफ लाइफ गुजारा, यानी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध काफी कमजोर पड़ गया। इसी दौरान एक छोटी सी स्टोरी आती है, जहां पे अगेन एक ट्विस्ट है ना। अगेन एक ट्विस्ट क्या होता है कि यहां से एक्चुअली ये रास्ता जंगल से होकर एक वाटरफॉल तक जाती थी। तो वहां पे पानी भरने के लिए कुछ लेडीज जा रही थी, जिसमें से एक का नाम था सुजाता। वो एक गाना गुनगुना रही थी, जिसका मीनिंग ये था कि अपनी वीणा की तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत रखो कि उससे आवाज ना निकले। गौतम बुद्धा को यह बात बहुत पसंद आ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये हमारे लिए ही है। हमने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में डाल दिया है, तो हमें अपने लाइफ को बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में डालना है और बहुत ज्यादा कंफर्ट में नहीं गुजारना है, बल्कि हम सबको एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना चाहिए, एक मिडिल पाथ का। इसके बाद गौतम बुद्धा उसके पीछे घर चला जाता है
है ना? उसके पास आपको पता है कि घर में खीर खाता है, इसके बाद दोबारा से आ रहा है। लेकिन ये सब देखकर उसके जो 5 ब्राह्मण फोली फेलोज़ होते हैं, वो सब इसको छोड़कर भाग जाता है। उसको लगता है कि गौतम बुद्ध अब लड़की के चक्कर में पड़ गया, अब इसको ज्ञान-फैन मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद दोबारा जाता है ना? और गौतम बुद्ध यानी कि जो आज की डेट पे बोध गया है, वहाँ पे बैठता है ना? और उसके बाद उसे वहाँ ज्ञान प्राप्ति होती है और इस घटना को एनलाइटमेंट कहते हैं। और इसी के बाद गौतम बुद्ध यानी गौतम जो सिद्धार्थ हम कह रहे थे, यहाँ पे गौतम या फिर सिद्धार्थ जो था, ये अब चेंज होकर के अब ये क्या बन जाता है? अब ये बुद्धा बन जाता है। बुद्धा का मतलब ये होता है ना? एनलाइटेड वन। एनलाइटेड मतलब बुद्ध, बुद्धि, नॉलेज वाला, ये मीनिंग देता है यहाँ पे। इसके बाद गौतम बुद्ध जाता है और प्रीच करता है और अपने सबसे पहला जो प्रीच है अपने 5 ब्राह्मण फेलोज को ही देता है। अब आते हैं, तो ये सब एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इतना बड़ा नहीं करना है, लेकिन कई बार होता है कि एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है? तो ये सब जो स्टोरीज है ना, इसको आपको याद रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं कि गौतम बुद्धा ने जो कुछ भी अपने कहा, उन सबको कंपाइल किया गया 3 किताबों में। वो 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन सी किताब है बताइए कोई भी? वो कौन-कौन सी किताब है? कोई बताइए? एक है सुत्ता पिटका। हुँ। सुक्ता नहीं, सुत्ता पिटका। सूत्र। सुत्ता पिटका, विनय पिटका, वेरी गुड। और एक बच गया। हुँ। तो इसे त्रिपिटका कहते हैं। 3 पिटका में 3 किताबें हैं। सुत्ता पिटका, विनय पिटका और अभिधम्मा पिटका। सुत्ता पिटका में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। विनय पिटका में विनय का मतलब होता है व्यवहार, कोड। ये कोड ऑफ कंडक्ट है धम्मा का। यानी जो ग्रुप है, जो ग्रुप बनाया था जिसमें ज्वाइन करने के लिए, उसके उसके कुछ कोड थे। इसके बाद अभिधम पिटका में बुद्धा ने जो टीचिंग्स दिया, उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को शामिल किया गया। अब इसने क्या-क्या टीचिंग्स दिया? पहला दिया अनिक्का। आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। अनिक्का, इसके बाद अनिक्का का मतलब क्या है? एनी ऑफ यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनिक्का? चलिए, कौन बताएंगे? अनिक्का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनिक्का? ट्रांजिएंट वर्ल्ड, वेरी गुड। यानी द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? चेंजेबल। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? सोल, सोललेस, है ना? इसके बाद क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। जिंदगी सोरो से भरा है, ठीक है? अब इसको सोरो किसने कहा है? कि इसको भी 4 क्लासिफिकेशन किया है। लाइफ इज फुल ऑफ सोरो में जिसे दुखा कहा इसने। दुखा, दुखा, दुखा समुदाय। ऑलरेडी आपका लिखा हुआ, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। दुखा, दुखा समुदाय, दुखा निरोधा और दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा। यानी इसने कहा कि संसार में दुख ही दुख है। दुखा समुदाय, दुख अकेले नहीं है, क्लस्टर्स है, हर जगह दुख है। दुखा समुदाय सेकंड हो गया। थर्ड, दुखा निरोधा, यानी इस दुख से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं भाई? तो इसको फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? उसने कहा दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से निकलने के लिए कुछ चीजें हैं जिससे आप निकल सकते हो। याद रखिए, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से गौतम बुद्धा ने इसको प्रीच किया है।
और शायद यही वजह है कि आज भी आप देखोगे कि वर्ल्ड में अच्छे खासे फॉलोवर्स गौतम बुद्धा के हैं। तो पहला हो गया दुखा, दुखा समुदाय, दुखा निरोधा, दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा। अब ये कहा कि इसको निकालने के लिए आपको कुछ फॉलो करना होगा। उसकी किसको फॉलो करना होगा? दैट इज कॉल्ड एट फोल्ड पाथ। एट एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ फॉलो करना होगा। इस तरह का नहीं लिखेंगे, EIGST आप लिखेंगे, ठीक है। एट फोल्ड पाथ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ है कि एट फोल्ड पाथ आपको फॉलो करना है। इसका कहता है, साथ ही साथ कहता है कि आपको जो फॉलो करना है वो क्या करना है? मिडिल मिडिल पाथ। यानी आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रगल में नहीं डालिए और बहुत ज्यादा कंफर्ट में नहीं डालिए, ठीक है। और इस तरह से अपने लाइफ को गुजारिए। अब ये कहता है कि इस दुख का कारण है कॉजेज ऑफ दुखा, कॉजेज ऑफ दुखा। क्या है कॉजेज दुखा? क्या है? देखिए जो आंसर बता रहा हूं बस इसको आप ऑर्डर में लिखते चले आइए, ठीक है। कॉजेज दुखा क्या है? कॉजेज ऑफ दुखा वो है हमारा मारुति डिजायर। वेरी गुड, डिजायर। क्या है? डिजायर है ना। क्योंकि हम हमेशा डिजायर करते हैं, है ना, ड्रीम करते हैं, ये होता ये होता ये होता वो होता। और वो कहता है कि यही जो है ना दुख का मेन कारण है, यही जो है मेन दुख का कारण है। तो अगर दुख से बाहर निकलना है तो हमें डिजायर को छोड़ना होगा, है ना। यानी खुद के लाइफ को सेटिस्फाई करना होगा और जो कुछ भी है उससे सेटिस्फाई रखना होगा खुद को। यानी एक जो डिजायर होता है लाइफ में, है ना। तो डिजायर का मतलब ऐसा नहीं कि गौतम बुद्धा ने कहा कि डिजायर रखो ही नहीं। लेकिन कई बार होता है कि हम वैसी ऐसी चीजें डिजायर कर लेते हैं जो शायद मेरे बस में नहीं है, या फिर हम हमेशा, चूंकि डिजायर का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर आप उस अनलिमिट में चले गए तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो गौतम बुद्धा ने जो कहा डिजायर, यही बात आप देखोगे रजनीश ओशो ने भी कहा है। रजनीश ओशो की अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो रजनीश ओशो ने भी सेम बात कहा है कि डिजायर, तृष्णा, इसे इसने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है तृष्णा, इसे कहते हैं तृष्णा। तो तृष्णा ही, डिजायर ही मेन कारण है। तो अगर हम डिजायर से मुक्त हो गए तो फिर क्या होगा कि हम क्या पालेंगे? चलिए क्या पालेंगे हम बताइए? निब्बाना। क्या पालेंगे? निब्बाना। निब्बाना क्या है? व्हाट इज निब्बाना? हम निब्बाना पालेंगे। निब्बाना क्या है? निब्बाना का मतलब ही है डेथ, है ना, डेथ। लेकिन कौन सा डेथ? जनरल डेथ नहीं पाएंगे। ये डेथ कैसा होगा? ये फ्री फ्रॉम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ। यानी आदमी मरा फिर जिंदा हुआ, आदमी मरा। वेरी गुड, शायर ने कहा कि साइकिल ऑफ जो बर्थ है, रीबर्थ, है ना, बार बार पुनर्जन्म लेना, वो खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा गौतम बुद्धा ने भी कई बार जन्म लिया। लगभग कहा था कि 99 कितने बार, तो ये इस लाइफ में लिया है ना। तो सीधी सी बात है 699, है ना, 699 शायद, या मुझे याद नहीं, 599, यस एग्जैक्टली 599 टाइम्स गौतम बुद्धा जन्म लिया। लेकिन गौतम बुद्धा के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो है महापरिनिब्बाना। अगर गौतम बुद्धा की बात करेंगे तो महापरिनिब्बाना लिखेंगे, लेकिन एक जनरल आदमी जो ले सकता है वो है निब्बाना। तब जो अपने डेथ से पहले अपने सारे डिजायर खत्म कर दे। तो ये एक तरीके से जो रीबर्थ है, उसका जो साइकिल है जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और यहां से फिर एक तरीके से उसकी जो जर्नी है वो एंड हो जाएगी। तो दिस इज द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। बस इतना लिख देना आपको, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं? चलिए वेरी गुड। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन में कोई उसका कोई इशू था नहीं, है ना। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से। तो मेडिवल इंडिया से लॉन्ग क्वेश्चन क्या लगता है आपको?
मेडिवल इंडिया से लॉन्ग क्वेश्चन क्या लगता है कौन सा आएगा? चलिए, मैंने जो क्वेश्चन गेस किया था उसको निकालता हूं इसमें। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। आप लोग भी अपना निकाल लीजिए, या मेरा वो जो वीडियो है उसको खोल के एक बार देख लीजिए। हम्म। मेडिवल इंडिया से आप पहला जो चैप्टर है, जो चैप्टर फिफ्थ कहलाता है, इंडिया थ्रू दी ट्रैवलर्स आइज, है ना, इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैंने इसे लॉन्ग क्वेश्चन गेस भी नहीं किया है। इससे आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे बेसिकली। दो क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इब्न बतूता वाला, इब्न बतूता ऑल अरबनी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो मैंने गेस किया, इसको आप कर लीजिए। हु वाज इब्न बतूता, है ना। चलिए, इसको मैं वहां पे डालता हूं और इसको एक बार चर्चा कर लीजिए आप लोग। ठीक है, डिलीवर हुआ क्वेश्चन। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी, क्या हुआ, डाला नहीं गया। तो इसमें क्वेश्चन था कि हुआ इब्न बतूता एंड हाउ डिड ही फाइंड सिटीज सब कॉन्टिनेंट, है ना, द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत है, इसको आप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इब्न बतूता कौन था? तो ही वॉज ए ट्रैवलर। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। दैट्स फाइनल, बस इतना लिख दीजिए कि इब्न बतूता ट्रैवलर था और मोरक्को से आया। दूसरा, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि द टाइम, किस वक्त आया था ये, यानी उस वक्त इंडिया में किंग कौन था। तो यू नो दैट कि दैट टाइम दिल्ली सल्तनत था यहाँ पे। अब दिल्ली सल्तनत के कौन सा किंग था, कौन सा सुल्तान था जो रूल ओवर कर रहा था, वो नाम लिख दीजिए। कौन सा सुल्तान था बताइए, एनी ऑफ यू? महमूद गजनी? नो। इब्न बतूता जब आया उस वक्त, और बाय द वे महमूद गजनी जो है ना, इंडिया में कभी रूल नहीं किया वो। ठीक है, महमूद गजनी एक इन्वेडर था, सिर्फ आया, लूटा और चला गया। और यही लोग कहीं ना कहीं आज जो है ना, आज भी आप देखोगे सोशल मीडिया में बहुत लंबी लंबी बातें कही जाती है। तो आज भी कहीं ना कहीं यही सब कारण से हुआ, क्योंकि लुटेरे के रूप में बहुत सारे अरबियन कंट्री से लोग आए और लूट कर चले गए, जैसे महमूद गजनी उसमें से बिगेस्ट नेम है। तो हाँ, निधि ने कहा, शुभदीप ने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये इंडिया आया। मोहम्मद बिन तुगलक इसको काफी लाइक करता था, क्योंकि ये बहुत ही नोबल आदमी था, लॉरिएट आदमी था, पढ़ा लिखा था, स्कॉलर था, बहुत सारे नॉलेजेस था, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता था ये, है ना। और पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम चुका था ये, क्योंकि इसको ब्लॉग बनाने का बहुत नाकाम था ये, जैसे आज ब्लॉग बनाते हैं ना घूम घूम करके। तो शायद ये भी हिस्ट्री को लिखने का आदी था, घूम घूम करके इतिहास लिखता था। और जब ये पहुंचता था ना, तो पहुंचने के बाद चौराहे पर बैठ करके लोगों को सुनाता था, देखो भाई मैं यहाँ गया हूँ, यहाँ पर ये चीज देखा हूँ, वहां पर वो चीज देखा हूँ, है ना। ये कुछ चीजें इसमें आप याद रख सकते हो कि इसमें क्या देखा था, जो
अलग सा लगा था इंडिया के बारे में उसने लिखा था। जैसे आप देखते हो कि पान के बारे में पहली बार लिखता है कि एक पत्ता है जिसको चबाने से मुंह लाल हो जाता है। तो इसको फर्स्ट टाइम बड़ा अजीब लगा देख करके कि भाई पत्ता तो हरा है, लेकिन जब उसको हम खाते हैं तो मुंह को लाल कर देता है। तो उसका साथ ही साथ देखा कि एक पेड़ है जो लंबा सा है, बड़ा सा है, ठीक है ना? उसपे एक प्लांट होता है, जब उसको तोड़ते हैं तो पानी अंदर से निकलता है और वो पानी बड़ा टेस्टी होता है, यानी कोकोनट। तो ये 2 चीज़ें थी जो उसको बड़ा अजीब लगा था, उसके बारे में लिख डाला इसने। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का केजरीवाल बनाया था, चीफ मिनिस्टर। क्या बनाया था? दिल्ली का क्या बनाया था उसको? फटाफट लिखो, क्या बनाया था? हुँ, चलिए बताइए जल्दी, क्या बनाया था? चलिए मैं ही लिख देता हूँ, आप लोग लेट कर रहे हो। यस, काज़ी। अच्छा, साक्षी का ब्लॉग भी है? वाह! बहुत अच्छी बात है। तो काज़ी बनाया था। काज़ी का मतलब क्या होता है? काज़ी आप लोग देखे हो कभी? या इससे पहले कभी सुने हैं? काज़ी, काज़ी का मतलब होता है ना? जिसे शरिया के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो, यानी स्कॉलर ऑफ शरिया। शरिया क्या है? तो इस्लामिक रूल्स है, इस्लामी लॉज़ की जिसको जानकारी है। आप देखोगे कि जब मुस्लिम घर में शादियाँ होती है ना, निंजा ने कहा सुना-सुना है। तो जब कभी देखोगे कि मुस्लिम घर में शादियाँ होती है ना, अगर किसी फ्रेंड की, तो आप थोड़ा-सा आगे-आगे रहना। वहाँ पे देखोगे एक मौलवी आता है, एक मौलाना आता है, जो ले आ जाता है वहाँ पे, पहले लड़की के पास जाता है ना? पहले तो लड़के के पास आता है, सारा डिटेल्स लिखता है, फिर लड़की वाले के पास जाता है, लड़की से जाकर के निकाह करवाता है। तो जो निकाह करता है ना, वो काज़ी होता है, यानी वो इस्लामिक रूल को ज्ञाता, नॉलेज होता है उसको। साथ ही साथ 2 विटनेस होता है। और आपको पता होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि भई इसमें इस्लाम में औरतों के अधिकार के बारे में, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे ना कि अगर औरत, लड़की जिसको अभी है ना? शादी हो रही है, अगर वहाँ पे 2 काज़ी, एक काज़ी है और 2 विटनेस के बीच में है, उसे पूछा जाता है कि आपकी शादी फलाँ से हो रही है, आपका निकाह फलाँ से हो रहा है, क्या आप इस रिश्ते के लिए खुश हैं, कबूल करते हैं? अगर वो लड़की नो कर दे ना, तो फिर दुनिया का कोई ताकत शादी नहीं करा सकता उसका। तो अभी भी ऐसा है, ठीक है? इसीलिए इसको विटनेस ग्रुप पे रखा गया है। तो काज़ी का मतलब यही था कि दिल्ली का उसको काज़ी बना देता है, ताकि जो इस्लामिक रूल्स है उसके हिसाब से लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे, जो है वो सारी उसको देखना। दैट्स ऑल। अब आते हैं, उसने दिल्ली देखा, दिल्ली के मार्केट के बारे में कहा कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है ना? कलरफुल है, दूर-दूर से लोग आते हैं, है ना? सामान बेचते हैं, ठीक है? एरिया काफ़ी बड़ा है, तो ये सब आप इसको एक पॉइंट बना कर के लिख देंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद एक क्वेश्चन था, अल-ब्रूनी कौन था? तो अल-ब्रूनी पे भी कर लीजिए, अल-ब्रूनी कौन था? हू वाज़ अल-ब्रूनी? तो अल-ब्रूनी वाज़ आल्सो अ ट्रैवलर। यहाँ से कन्फ्यूज़ कर गया था शायद प्रिंस। अल-ब्रूनी किसके साथ आया था? तो ये आया था महमूद गज़नी के साथ, गुड। अल-ब्रूनी केम विद गज़नी, है ना? महमूद गज़नी के साथ अल-ब्रूनी आया, ट्रैवलर था, ठीक है? ये कहाँ का था? ये कहाँ से आया था? प्रिंस ने कहा काजी मतलब जज, वेरी गुड। हाँ, उसे जज ही कहते हैं, गुड। चलो, ये ट्रैवलर कहाँ का था? अल-ब्रूनी कहाँ का था? अफ़गान का। कौन सी जगह पे बताइए? आज के डेट पे कौन सा जगह है वो? ख्वारिज़्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ, ख़ारिज़्म क जो एरिया है, उज़्बेकिस्तान। बहुत अच्छा, ईरान नहीं, उज़्बेकिस्तान। इसमें ख़ारिज़्म लिख सकते हैं आप और उज़्बेकिस्तान लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आया और आने के बाद, है ना? क्यों आया? तो सीधी-सी बात है, उस वक़्त देखो, अक्सर आप देखोगे ना, ये आता है कि भाई इंडिया क्यों आना चाहता था लोग? तो सिंपल सी बात है, आज अमेरिका लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आज अमेरिका सुपर पावर कंट्री है वर्ल्ड का, है ना? ठीक उसी तरह से इंडिया एक टाइम था, जब इंडिया जो है ना सुपर पावर था। सुपर पावर कैसे था? तो हर चीज़ में था वो। आज तो अमेरिका की बात करोगे ना, तो हर चीज़ में सुपर पावर नहीं है। अगर सिर्फ़ उसके पावर को हटा दें, मिलिट्री पावर को हटा दें, तो अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग था। यानी दुनिया का कोई भी कंट्री आप देख लोगे ना, तो इतना कल्चरली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जितना कि इंडिया है। हर तरह के अलग-अलग कल्चर्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे आज भी
लोग इतने हैं जो बहुत एडवांस है, एक तरफ दूसरे तो आज भी ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। कैन यू इमेजिन कि इंडिया वैसे भी है जो इतना मॉडर्न है, लेकिन साथ ही साथ आज के कुछ पार्ट में इंडिया में ऐसे भी है जो लोग आज के डेट पे कपड़े नहीं पहनते हैं, और एक बिल्कुल जो पहले के जो लाइफ था, है ना, जंगल वाले, वो जिंदगी जी रहा है। तो ये इंडिया, आप सोच कर देखो कि उस वक्त तो कितनी डाइवर्सिटी होगी, जब आज इतनी डाइवर्सिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे संस्कृत जो था ना, एक बहुत ही वेल नोन लैंग्वेज था, बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, बहुत सारी किताबें, और लोग रिसर्च करने के लिए इंडिया आता था, चाहे बुद्धिज्म पे हो, जैनिज्म पे हो, मैथ्स पे हो, है ना, बहुत सारी चीजों पे रिसर्च करने के लिए इंडिया आता था। जिसमें से एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक हुआ करता था लोगों का, होता था एस्ट्रोनॉमी का, तारों का, स्टार्स का, मेडिसिन्स का। आप सोचकर देखो ना कि पूरा का पूरा एक तो बुक डेडिकेटेड है इंडिया में। कौन सी किताब है वो? जो मेडिसिन पर डेडिकेटेड है, एक पूरी किताब म्यूजिक पर डेडिकेटेड है। तो ऐसा कहां मिलने वाला दुनिया में? ही केम एज ए प्रिजनर ऑफ गजनी। हाँ, बिल्कुल सही है कि वो एक्चुअली खारिज पर अटैक करता है और वहां पर बहुत सारे लोगों को बंधक बना लेता है ना? और उन बंधक में एक अलब्रूनी भी था। तो याद रखिए कि ये बंधक किसको बनाता था? ये आम आदमी को, या फिर अलब्रूनी जैसे पढ़े लिखे लोगों को? इसका आंसर कौन देगा बताइए? आम आदमी को बनाया, या फिर अलब्रूनी जैसे पढ़े लोगों को प्रिजनर बनाया हो? नहीं है, आपका प्रिंस आंसर बिल्कुल सही है। ये गेस नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। उसको कैद ही किया था उसने। हाँ, ये सही जवाब है। पता है, इस्लाम में एजुकेशन को सबसे टॉप पे रखा गया था। हंसी आती बोलते हुए। पता है क्यों? आज पूरी दुनिया में सबसे कम एजुकेशन अगर किसी में है ना, तो मुसलमान में है। तो सोच कर देखो कि जो धर्म, जो रिलीजन ये कहता है कि आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होगी। और एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं है, हर तरह की शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। आपको पता होगा कि जब प्रोफेट मोहम्मद कई बार जंगों में लोगों को जब कैद करता था ना, तो कई यहूदियों को कैद किया था उसने। और कैद यहूदियों को शर्त रखा था कि आपको एक ही शर्त पर आजाद किया जाएगा, कि जब आप कम से कम 5 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तब ये सवाल आता है कि क्या पढ़ना लिखना सिखा दीजिए 5 लोगों को, तो क्या सिखाएगा? ये जो यहूदी है, जीव से क्या सिखाएगा उसको? ऑब्वियसली कुरान तो नहीं सिखाएगा ना। क्या सिखाएगा? तो मॉडर्न एजुकेशन सिखाएगा। क्योंकि एजुकेशन में सबसे टॉप उस वक्त भी कौन था? जीवसी थे। आज भी कौन है? जीवसी है। पूरी टेक्नोलॉजी आज उठाकर देख लिए ना, आज अमेरिका जैसा कंट्री जी उसके साथ खड़ा है, इसराइल के साथ क्यों खड़ा है? तो रीजन यही है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है ना? तो यही होता था कि पढ़े लिखे लोगों को लाता था और उससे काम करवाता था, लिखवाता था। फिर इंडिया लाया, इंडिया के साथ जब भी आया वो जर्नी पे, इंडिया के बारे में उसको बोला लिखो, ठीक है, लिखना शुरू किया। और इसमें कुछ दिक्कत भी आई, क्योंकि जिस जगह से आया था वहाँ का रिलीजन अलग था, इंडिया का रिलीजन अलग था, वहाँ का लैंग्वेज अलग था, यहाँ का लैंग्वेज अलग था, वहाँ पे जो कास्ट का डिवीजन था बिल्कुल अलग था, इंडिया में कास्ट का डिवीजन अलग था। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो आई थिंक ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन, इससे आप कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इससे है ही नहीं। अब आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप जो चैप्टर उठा सकते हो, वो उठा सकते हो कौन सा? तो सूफी और भक्ति उठा सकते हो, है ना? सूफी और भक्ति उठा सकते हैं इससे। तो सूफी और भक्ति से लॉन्ग क्वेश्चन क्या उठाएंगे? तो सूफी और भक्ति से लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है ना, बेसिकली 3 बनता है। तो अगर आप 3 में से ये 2 क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, तो आप सेफ हो जाते हो, अगर इस चैप्टर से आया तो। एक है कबीरा का टीचिंग्स, जो अल्टीमेट रियलिटी थी, उसमें कुछ नाम है, कुछ वर्ड्स है, उसको याद आपको रखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं टीचिंग्स ऑफ कबीरा में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो एक एक करके लिखिए, 6-7 पॉइंट आ जाएगा आपका। पहला, कबीरा के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, कबीरा कौन था? तो कबीरा जो है बेसिकली उसका जो है अपब्रिंगिंग जो है, एक जुलाहे परिवार ने किया था, विभर ग्रुप ने किया था, है ना? और पता है कि ये कहीं पानी में
तालाब में, है ना, या तालाब नदी के किनारे मिल गया था। बाद में उसको लाया, है ना, और मुस्लिम परिवार में पला बढ़ा। लेकिन इसके बाद उसे उस वक्त के जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको पसंद नहीं था लोगों को, उसमें बदलाव चाहता था, है ना। फिर उसने एक गुरु के पास गया, शिक्षा ली, है ना, जो आप लोगों को मैंने एक्टिविटी भी करवाया था, आपको याद ही होगा। उसके बाद अपने कुछ टीचिंग्स दिए, जिसमें क्या क्या चीज़ ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है अल्टीमेट रियलिटी, ये चीज़ें लिखनी है। अल्टीमेट रियलिटी का कौन है? वो कहता है कि दुनिया में सत्य अगर कुछ है ना, तो सत्य अल्टीमेट रियलिटी है। और सत्य क्या है? वो सत्य क्या क्या हो सकता है? तो कहता है कि वो सत्य क्या हो सकता है। गॉड के बारे में उसने क्या कहा? किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं कहा उसने। उसने कहा ये रब हो सकता है। और क्या हो सकता है? अल्लाह हो सकता है, खुदा हो सकता है, पीर हो सकता है, हजरत हो सकता है। ये हो गया इस्लामिक ट्रेडिशन से ये नाम। अब आते हैं हिंदू से, क्या लिया इसने? हिंदुज्म से कोई भी बताइए। अलख लिया, वेरी गुड, अलख लिया। और क्या लिया? ये सब पॉइंट है बाबू, ठीक है। अलख, इसके बाद निरंजन, अलख निरंजन कहते हैं ना, निरंजन। और अतमान, अतमान, अतमान लिया। और क्या लिया? और क्या लिया? ब्राह्मण, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बस ये नाम लिख दीजिए। अब आते हैं कि ये जो बेसिकली प्रीच किया वो कौन से फॉर्म, भक्ति का था या सूफी के थे? क्या लिखेंगे आप बताओ? ये भक्ति से था या सूफी से था? बताइए। भक्ति से थे, वेरी गुड। अब भक्ति का कौन से सेट से था? सगुना या निर्गुना? सगुना या निर्गुना? बताइए। सगुना या निर्गुना? वेरी गुड, निर्गुना। निर्गुना का मतलब है कि जिसका कोई आकार नहीं हो, कोई फॉर्म नहीं हो, फॉर्मलेस। यानी मतलब क्या हो गया? इन्होंने विरोध किसका किया? आइडल वर्शिप को सपोर्ट किया या विरोध किया? बताइए। आइडल वर्शिप को इसने क्या किया? आइडल वर्शिप के बारे में इसने क्या किया? सपोर्ट किया, विरोध किया? विरोध किया। हाँ, वेरी गुड, सिंपल सी बात है। ये सिर्फ ये कबीरा की बात नहीं है, बल्कि निराकार में जो भी आएगा, निर्गुणा में जो भी आएगा, है ना, वो विरोध करेगा। निराकार का मतलब इसका कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें भगवान राम की, बात करें हम लॉर्ड कृष्णा की, बात करें लॉर्ड शिवा की, बात करें लॉर्ड विष्णु की, तो ये किस में आएगा? तो सिंपल सी बात है, दिमाग में ज्यादा टेंशन मत दो कि भाई आप इसके पिक्चर्स देखे हो, आइडल्स देखे हो कि नहीं। तो देखे हो इसका मतलब क्या है? कि ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं है। अगर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता तो फिर पिक्चर कहां से आते? तो मतलब ये है कि ये भगवान के पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, मतलब ये आइडल वर्शिप है। आइडल वर्शिप है, इसका मतलब क्या है? ये सगुना है। क्लियर? गुड। तो ये निर्गुण हो जाएगा क्योंकि इसने किसी आइडल को नहीं प्रमोट किया। क्लियर हो गया? अब इन्होंने जो कुछ भी कहा, ठीक है, उसमें एक और बात कहा, एक रिलेशन के बारे में। कौन से रिलेशन को कहा? बस ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिए। किस रिलेशन पे जोर दिया? ये मदर फादर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, कौन सा रिलेशन? इसने कौन से रिलेशन पे जोर दिया? बताइए। टीचर स्टूडेंट, वेरी गुड। हम्म टीचर स्टूडेंट के रिलेशन पे जोर दिया इसने। इसने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकती है। यानी टीचर और स्टूडेंट, टीचर और डिसिपल का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको गॉड को जानना है तो हमें टीचर के संपर्क में रहना होगा, उससे सीखना होगा। यानी जो गुरुकुल परंपरा है ना, उस परंपरा को कहीं ना कहीं
कबीरा ने सपोर्ट किया कि भाई बिना गुरु के नहीं कर सकते। और सूफिज्म भी यही कहता है, सूफिज्म भी यही कहता है। सूफिज्म में भी आप देखेंगे पीर और मुरीद की बात की गई है ना। तू ही मुर्शिद मेरा, गाना आपने सुना होगा, ठीक है, बुल्लिया, है ना, तू ही तो यार बुल्लिया, तू ही मुर्शिद मेरा, है ना। तो मुर्शिद मतलब पीर, जिसको गुरु हो गया, और मुरीद उसका चेला हो गया। तो इस रिलेशन को जोड़ दिया इसने। वेरी गुड। चलिए, तो आपका ये आंसर, आपका 8 मार्क्स लगभग कंप्लीट हो जाता है आपका। अब इसके साथ साथ आप इसे लिख सकते हैं कि इसने जो कुछ भी प्रीच किया, लोगों को टीचिंग्स दिया, है ना, उस टीचिंग्स में कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट थी। अब इसको आप सोशल से जोड़ दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब सोशल से जोड़ दीजिए, समाज में कौन कौन सी बुराई थी और उसका विरोध किया इसने, ठीक है, उसका विरोध किया। तो सिंपल से आपको इससे आसान याद रह जाएगा, ठीक है, कि पहले आपने टीचिंग्स लिख दिया, साथ ही साथ अब क्या हो, सोशल इश्यूज पे क्या क्या बातें इसने कहा। तो सोशल इश्यूज पे बता दिए क्या क्या इसमें कहा। क्या इसने कास्टिज्म को प्रमोट किया, कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया या डिमोट किया? यस, ठीक है। तो कास्टिज्म को इसने डिमोट किया, यानी इसको प्रमोट करने की बात नहीं कही, कास्टिज्म को नहीं माना। इस पे आपने एक बार अच्छा बड़ा अच्छा किया था, जब ये अपने गुरु को बोलता है ना, मतलब जिसको गुरु मान लेता है। कौन सा गुरु था बताइए, कबीर के गुरु का नाम बताइए। हाँ, वर्ण सिस्टम के खिलाफ बोला, वेरी गुड, ये भी लिखेंगे, एकदम लिखेंगे, गुरु रामानंदा। हाँ, वेरी गुड। तो जब ये गुरु रामानंदा के पास जाता है ना, और उसे कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, तो उसको बड़ा अजीब लगता है, भाई ये तो मुसलमान आदमी है, ये मुसलमान आदमी है, इसको हम अपना शिष्य कैसे बना सकते हैं। तो ये क्या बताए, कहता है, बता ना कौन सा वर्ड था ये। सेंटेंस बड़ा, मतलब बड़ा अच्छा सेंटेंस था। किसको याद है जरा बताइए। निधि गुरु बनी थी ना, कबीरा बनी थी, बताओ, याद है? याद है कुछ? राम बस आपके नहीं सबके हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे प्रिंस को पूरा याद है भाई। क्या राम सिर्फ तुम्हारा है? क्या राम हमारा नहीं? क्या राम पूरे विश्व का नहीं? क्या राम पे सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार है? और ये वो सेंटेंस था जो रामानंदा को अंदर से हिला देता है कि भाई इतना बड़ा राम भक्त हम है, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सोचा। और ये चीज कहीं ना कहीं रामानंद को हिला देता है, और फिर रामानंद उसको फिर गले लगा लेता है। मतलब जिस दिन वो वापस जाता है उस दिन तो लगाता नहीं है ना, वापस चला जाता है और रात भर नहीं सोता है। ये सेंटेंस उसके बार बार उसको इको करता है दिमाग में कि भाई भक्त किसको कहते हैं, जो ये कहता है कि भाई क्या राम तुम्हारा है? क्या राम हमारा नहीं है? क्या राम पर पूरे दुनिया का अधिकार नहीं है? तो इसके बाद ये वापस आता है, और इसके बाद फिर दूसरे दिन इसको अपना शिष्य बना देता है। तो आप ये इंसिडेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने जो कुछ भी कहा वो कुछ किताबों में कंपाइल किया गया था। आप ये वो किताब लिख दीजिए। कौन सा किताब लिख देंगे? चलिए बताइए, कौन सा किताब? कबीर, कबीर ग्रंथ, यस, कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली, है ना, कबीर ग्रंथावली। और एक और बुक है जिसमें कबीर के, जो कबीर जिसने कहा है ना, ये ग्रंथावली है ना, टी की जगह पे वाई हो गया, सो ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, वेरी गुड, है ना। जिस आदि ग्रंथ साहिब में, यानी कि जो गुरु नानक के जो टीचिंग्स है बाबा गुरु नानक देव की, उस टीचिंग्स में भी कबीरा के टीचिंग्स को रखा गया है। तो इतना कर दीजिए, आपका कबीरा का टीचिंग्स कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए गुरु नानक देव जी, लगभग सिमिलर है। वो भी निराकार को थे, वो भी आइडल वर्शिप को नहीं माना, है ना। और एक वर्ड और यहाँ पे दो तीन जोड़ दिए, जैसे इसमें म्यूजिक का इस्तेमाल आप देखेंगे तो सभी में किया गया था, लेकिन ये म्यूजिक पे ज्यादा जोर दिया गया था। जैसे सूफिज्म पे है, उसी तरह से गुरु ग्रंथ
बाबा गुरु नानक देव जी भी ने म्यूजिक को सपोर्ट किया है। और आपको पता होगा कि इसके साथ में दो लोग रहते थे जो म्यूजिक बजाया करते थे और अपने हाइम्स के थ्रू गागा करके लोगों को प्रचार करते थे। साथ ही साथ इन्होंने भी रब की बात कही है ना, जिसमें रब का कोई जेंडर नहीं है ना, मेल फीमेल नहीं है, बल्कि ये एक निराकार है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। और बाद में फिर आप देखोगे कि इनका एक अलग से रिलीजन चला और उस रिलीजन को हम लोग सिखिज्म के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर से, ये दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है और वो बनता है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु। तो अलवार्स और नैनार्स क्या थे? तो ये अलवार्स और नैनार साउथ इंडिया में, अलवार्स और नैनार क्या थे? तो ये साउथ इंडिया में बेसिकली भक्ति ग्रुप थे, है ना। दो वहां पे ग्रुप था, अलवार और नैनार। तो अलवार और नैनार दोनों में सिर्फ अलग के फर्क क्या है? तो एक विष्णु के है और एक शिवा के है। इसमें से कौन विष्णु के और कौन शिवा के हैं? कौन बताएगा? कौन बताएंगे, बताइए। हाँ, इसमें ये याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, पहले ही बताया हूं। नयन से याद रखना है। त्रिनयन किसको बोलते हैं? तो शिवा को बोलते हैं। तो नैनार शिवा को मान लीजिए। जब नैनार शिवा को हो गया, इसका मतलब अलवार विष्णु के हो गए। बस। अब ये जितना आप सूफिज्म या भक्तिज्म का हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना, वो सबका निचोड़ यहाँ पे भी है, सेम है। कास्टिज्म का विरोध किया, वर्णा सिस्टम का विरोध किया, जात पात जो प्रथा थी, ऊंच नीच था, उसका विरोध किया, है ना। और हाइम्स के थ्रू गागा करके लोगों को प्रचार किया। तो सेम चीजें हैं ये। तो ये आप 3 क्वेश्चन कर लीजिए इससे, यानी इसे अगर आप कर लेते तो आपका मेडिवल का एक लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसे आ जाना चाहिए, है ना। आप अगर इसे थोड़ा सा और अच्छा करना आपको है, तो आप 1-2 क्वेश्चन आपका ऐड कर सकते हैं, और वो है विजयनगरा, यानी इस चैप्टर से और विजयनगरा चैप्टर से आप कर लीजिए। तो विजयनगरा चैप्टर से अगर आप करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप? तो मैंने इसमें क्वेश्चन शेयर किया था आपको, जो मैं यहां भी शेयर कर रहा हूं आपको। चलिए, एक क्वेश्चन है फोर्टिफिकेशंस का। तो 7 लेयर्स का एक फोर्टिफिकेशन था, बस ये फोर्टिफिकेशन को डील कर देना है। इसमें कई बार अलग अलग नाम आता है, कई बार डोमिंगो पैस लिख देगा, कई बार अब्दुल रजाक लिख देगा। तो उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो फोर्टिफिकेशन है, इसके बारे में जो एक एलाबोरेटेड स्टडी है ना, वो अब्दुल रजाक और डोमिंगो पैस का ही है। तो इसलिए इस नाम से कंफ्यूज नहीं करना, सीधा 7 लेयर्स का लिख देना। क्या क्या है? तो इसमें ये पहला किंगडम था, और वर्ल्ड का पहला किंगडम आप देखोगे जहां पे इंटायर किंगडम को फोर्टिफाई किया गया था, जहां पे जो नेचुरल जो चीजें थी, नदी, है ना, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटरफॉल, ये सब को एक तरीके से फोर्टिफाई कर दिया गया था और किला बना दिया गया था। और सभी किले में आप देखो कि अलग अलग किला था, और उसमें सब में एक डोर होते थे, मेन गेट, और वहां पे आर्मी उसका तैनात रहता था। एंट्री के लिए लोग आते थे वहां से। तो पहला जो सबसे जो एक्सटर्नल लेयर था, वो बेसिकली किसका था? तो सीधी सी बात है, फॉरेस्ट और जो नेचुरल जो चीजें उसके थी। फिर एग्रीकल्चर लैंड था, वाटर एरियाज थे। इसके बाद फिर पॉपुलेशन आता था, पॉपुलेशन में फिर जनरल आदमी, है ना। और लास्ट में जो होता था वो कोर पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन होता था, जहां पे राजा का महल होता था, सैक्रेड विलेज होता था, वो होता था। तो बस इतना इसमें कर लेना है ना। इसमें ऑलरेडी आपने आंसर लिखा है, इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम लॉन्ग में पहुंचना, आपका मॉडर्न इंडिया में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग मेडिवल में ही है, और ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस क्लास के बाद आप इसको फिर अच्छे से एक बार जो है रिवीजन कर लीजिए। तो इस चैप्टर को आप कर लीजिए इससे। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है महानवमी डिब्बा का, जो ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। महानवमी डिब्बा क्या है? तो जैसा क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है। महानवमी डिब्बा मतलब, डिब्बा का मतलब प्लेटफॉर्म है, महानवमी का मतलब दुर्गा पूजा के जो नवमी है ना। तो 9th डे है, उससे रिलेशन है कि दुर्गा पूजा के नवमी के दिन जो है एक कार्यक्रम होता था, इसलिए उसका नाम दे दिया गया था महानवमी डिब्बा।
कौन का कार्यक्रम होता था, मैंने ऑलरेडी इसको कहा है ना, कि उसको आप किस तरह से डिवीजन करके इसके आंसर को आप लिख सकते हो। चलिए, अब आते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया में। तो मॉडर्न इंडिया में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है क्या? हाँ, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस होता था बिल्कुल। मॉडर्न इंडिया में अब आ जाते हैं हम लोग। बाकी लोग भाग गए, सिर्फ 13 लोग बचा है भाई। तो मॉडर्न इंडिया में आप गांधी वाले चैप्टर से कर लीजिए। गांधी वाले चैप्टर से क्या करेंगे, इसमें कई क्वेश्चन बनता है, जिसमें सबसे पहले याद रखिए कि एक जनरल क्वेश्चन बनाइए गांधी जी के बारे में, है ना, कि गांधी जी किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन दिया। जिसमें गांधी जी के कुछ शुरुआत के दिन आप लिख लीजिए कि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, और इंडिया आने के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है। 1917 में पहला पार्टी सॉरी 1916 में गांधी का पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है। यानी स्टेज पर आप गांधी को याद रखिए। इससे क्या होगा, इस चैप्टर को आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, आप उसको घुमाकर आप आंसर लिख पाओगे। तो 1916 में गांधी का पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है। कहां पे, किसी को याद है? बीएचयू में, वेरी गुड। बीएचयू में इनॉग्रेशन होता है और गांधी यहां पे पहला एक तरह से गांधी का अपीयरेंस होता है। इसका 1917 में गांधी सत्याग्रह स्टार्ट करता है। उस सत्याग्रह को हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 सत्याग्रह। इसके बाद 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो याद रखेंगे। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद होता है चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद। इसका गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद गांधी जी जेल में रहते हैं। फिर जब गांधी जी वापस आते हैं जेल से, तो उस वक्त फिर दोबारा दूसरा मास मूवमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, जो कि दांडी मार्च से स्टार्ट होता है। इसके बाद आप लिखेंगे गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी इसका क्लास लिया आपको, है ना, और मतलब ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं, तो इसको ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि आपको याद अब आ रहा होगा, उसको याद कर लीजिए। और फाइनली फिर गांधी जी का लास्ट में स्टार्ट होगा 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट आप देखेंगे कि आखिर गांधी को इतना बड़ा क्यों दिखा गया है। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो गांधी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है वो। क्यों? तो गांधी ने एक नया डायरेक्शन दिया। क्यों दिया? अब देखेंगे कि गांधी से आने से पहले तक इंडिया में जो मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे 1905 का एक मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन यहां पर आम लोगों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था। सिर्फ पढ़े लिखे लोग और खासतौर पर लॉयर ग्रुप ही शामिल होता था। लेकिन गांधी ने कहा कि जब तक आम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, किसान, मजदूर, लेडीज, विमेन्स, जब तक ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, किसी भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री सक्सेस नहीं हो सकता है अपने आजादी को हासिल करने में। तो आजादी को हासिल करने के लिए जरूरी है कि वह इन चीजों से, जो सिर्फ लिमिटेड एरियाज है, वहां से बाहर निकले और ये शहरी क्षेत्र से गांव तक पहुंचे। और गांधी की सबसे बड़ी काबिलियत यही थी। क्यों थी? कि गांधी बिल्कुल अपने आप को उन लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उन लोगों के जैसा प्रेजेंट किया। अब गांधी इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि लंदन में रहा, पढ़ा लिखा, लेकिन अपने लोगों से गांधी हिंदी में बात करता था। गांधी कोट पैंट हैट, है ना, टाई क्या नहीं लगाता था, स्टिक। लेकिन जब गांधी इंडिया आता है, सब कुछ छोड़ देता है ना, धोती में आ जाता है, आम लोगों के साथ दिखाता है कि भाई मैं आपके जैसा हूं, है ना, मैं आपके बीच से आया हूं। यानी गांधी जी लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तब लोगों को लगने लगता है कि नहीं, गांधी जो है हमारे लिए खड़ा है। और यही था गांधी का विक्ट्री। तो इस तरीके से ये लिख देंगे और गांधी के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। साथ ही साथ गांधी को कुछ फायदा मिला रूमर्स का। गांधी को लोगों ने भगवान मान लिया, मसीहा मान लिया, कि भाई गांधी आया है हम सबको आजाद कराने के लिए। गांधी में कुछ खास बातें हैं। कैसे हैं? तो आप यहां पे देखेंगे रूमर प्रोफेसी एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी को किसी ने गाली दिया। हालांकि आज बहुत से लोग गाली दे रहे हैं गांधी को, लेकिन पता नहीं उसके साथ कोई नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए जॉगिंग कर। तो अब गांधी को किसी ने गाली दिया, उसकी बकरी चोरी हो गई। गांधी को किसी ने उल्टा पुल्टा बोला, घर में आग लग गई। तो लोगों ने इसको लगा कि सर हमने गांधी को गाली दिया इसलिए मेरी बकरी चोरी हो गई, हमने गांधी को कुछ उल्टा पुल्टा बोला, मेरे घर में आग लग गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं गांधी को एक मसीहा के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। अब जब गांधी बोलना शुरू किया ना, तो लोग भरोसा करने लगे।
जैसे आज के डेट पे, ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन आज के डेट पे देखोगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आज भी है ना, कि आज भी लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो अगर सोच कर देखो कि अगर ये आदमी, है ना, आज तो बहुत ज्यादा मीडिया है, उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उस वक्त कुछ मीडिया नहीं था, लेकिन बावजूद उसके गांधी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि गांधी ने कहा तो कहा, भाई आपको मार खाना है मार खाओ, सर फट गया फटने रहे होते, विरोध नहीं करना है, डंडा नहीं पकड़ना है, मारना नहीं है। तो सोचो ऐसा कोई लीडर पैदा होता है क्या धरती पे? आज के डेट पे अगर कोई आपको ले जाए और कोई मारना शुरू कर दे, आप बोले भाड़ में जा नेतागिरी, आप तुरंत ठोक दोगे उसको। तो गांधी का ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से इफेक्ट ही था इतना ज्यादा कि गांधी ने जो कहा लोग उसकी बातों को माना, और गांधी जैसा चाहा उस तरह से गांधी ने मूवमेंट को लीड किया। तो दैट वाज द विक्ट्री। तो इस चैप्टर से आप ये कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन अगर करना है तो आप 1857 का रिवोल्ट से कर लीजिए। रिवोल्ट में क्या होगा, तो कॉजेस होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें रिवोल्ट करेंगे तो अवध का पार्टिसिपेशन कर लीजिए और रिवोल्ट के कॉजेस पढ़ लीजिए। बाकी में लगता है कि गांधी वाले चैप्टर से ये आ जाएगा, यानी नॉन कोऑपरेशन पे एक अलग क्वेश्चन बनता है जिसमें उसके प्रोग्राम्स वगैरह चेकआउट कर लीजिए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बनता है कि ये सिग्निफिकेंस की होता है। तो तीन चीजें याद रख लीजिएगा और उसमें बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि तीन रीजन से सिग्निफिकेंस था। पहला तो ये कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को पहली बार वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया, क्योंकि मीडिया आ चुकी थी, अभी तक वर्ल्ड मीडिया इंडिया में आया नहीं था। दूसरा, लोगों का जो पार्टिसिपेशन था अब तक का सबसे ज्यादा था, विमेन का पार्टिसिपेशन अब तक का सबसे ज्यादा था। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है जिसको आप लिख सकते हो। तो आई थिंक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इतना में कंप्लीट होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप जैसे लॉर्ड वेलेस्ली का अलायंस था वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट क्वेश्चंस में 1857 का कुछ रिवोल्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहां तक इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कोथा को मतलब ये क्या बोला, मोटा मोटी सारा मूवमेंट कोटा पलटना है। नहीं, जितना मैं बताया बस ना याद रखिए। देखो एक बात हमेशा याद रखो, कई बार हिस्ट्री को हम ना फैक्ट के साथ जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री में फैक्ट लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप डेट लिखोगे, डेट का कोई इंपोर्टेंस नहीं हिस्ट्री में, ठीक है। आप सिर्फ रीजंस डालिए। जो मैंने स्टोरी कहा ना आपको, बस स्टोरी याद रखिए। स्टोरी आप याद रखते हैं तो आपको फुल मार्क्स वो भी दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 1942 लिखेंगे तभी मार्क्स हमको मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट लिखेंगे तो गांधी मार्क्स हमको नहीं मिलेगा, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखते हैं तो मार्क्स हमको नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपको जरूरत नहीं है कि भाई आप लिखिए कि 1922, है ना, को अगस्त में स्टार्ट हुआ या फिर फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ। हाँ, ये अगर आप याद रखते हैं तो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये याद नहीं तो आप हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं। हिस्ट्री को आप इंफॉर्मेशन के तौर पे, जो मोटा मोटी इंफॉर्मेशन है ना, उसी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर दीजिए। दैट यू विल, है ना, दैट विल गिव यू फुल मार्क्स। चूंकि आप बदल गया, पहले के लोग ऐसा होते थे, शुरुआत के हिस्ट्री के जो टीचर्स होते थे वैसा सोचते थे, पहले उसी तरह से पढ़ाया जाता था। क्योंकि आज के डेट में पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है सोशल इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक को किस तरह से और सोशल को किस तरह से इफेक्ट डाला है हिस्ट्री ने। जो भी इंसिडेंट्स आपको पढ़ाया जा रहा है उसने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट चैप्टर से, हाँ लास्ट चैप्टर आपका बच गया, चलिए याद दिला दिए। लास्ट चैप्टर आपका है फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या कर लीजिए, पहला कर लीजिए लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अब तक मैंने बिल्कुल नहीं देखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आया है, हालांकि बनता है ना, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है इससे। तो अभी चूंकि कल एग्जाम आपका, तो इसकी तरफ मत जाइए, है ना। बोर्ड आने दीजिए, सेकंड प्री बोर्ड आपका बाकी है। सेकंड प्री बोर्ड में इंशाल्लाह एक और अच्छा क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। और मतलब सेकंड प्री बोर्ड से पहले कंटिन्यू कर देते हैं आपके क्लास को, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। बस देखिए आप लोग थोड़ा सा श्योर कीजिए, है ना। देखो अभी आपके सिर्फ आपके क्लास में 36 लोग हैं, है ना। कम से कम बाहर के लोग छोड़ दीजिए, है ना। कम से कम 36 लोग प्रेजेंट तो रहे क्लास में। अगर ये 36 लोग आते हैं क्लास में
तो मुझे भी तो मोटिवेशन फील होगा कि चलो भाई सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग हैं जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे शायान नहीं होगा अभी, है ना। शुभदीप तो खैर दिखा, शुभदीप आया, शायान नहीं है, सुनील नहीं है, रोजिन नहीं है नहीं है। अब इन लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, नहीं समझ में आ रहा है इन लोग। अब आप लोगों की प्री बोर्ड के बाद है ना, आप लोगों की 4 पीरियड टाइम टेबल चलेगी, और 4 पीरियड मतलब कि 12 बजे छुट्टी हो जाएगी या 11:30 बजे। बाकी जो लोग देख रहे हैं ना, जो लोग नहीं आ रहे हैं, इनको 2:10 तक रुकना पड़ेगा, 2:10 तक रुकना पड़ेगा उसको। स्पेशल क्लासेस चलेगी उन लोगों को, ये नहीं समझ रहा। तो चलिए, मैं कहाँ ले गया था, तो बेसिकली ये कर लीजिए यहाँ पे कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, और एक कर सकते हैं इससे आप कि सेंट्रल को स्ट्रांग बनाने के पीछे क्या रीजन था, है ना। क्योंकि इंडिया अभी इंडिपेंडेंट हुआ था, वो नहीं चाहता था कि स्टेट को हम ज्यादा पावर दे दे और वो स्टेट दोबारा से अलग होने के कुछ सोचे हुए, इसलिए सेंटर को मजबूत करने की कोशिश किया गया। और इंडिया को स्ट्रक्चर तो फेडरल दिया गया है ना। फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है उस फेडरलिज्म की तरह है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरह है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ज्यादा पावर रखा है। तो बस ये यही जिस्ट है, इसको बस सिर्फ याद रख लीजिए, आप लिख देंगे इसको। तो और कुछ करना है? आई थिंक मैंने सब कुछ करा दिया आपको, ठीक है। अब बस ये एग्जाम दे लीजिए, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपका एमसीक्यू के साथ करने का, ठीक है। और ऐसा एमसीक्यू करें जिसमें से मुझे लगता है कि सारा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसी से बनता चला जाए। अगर आप उस चैप्टर के एमसीक्यू याद रखें तो आपको वैसे उसी से आंसर आप लिख पाएंगे। क्योंकि अब रिवीजन भी करना है, तो आप लोग, मुझे लगता है कि, है ना, काफी है, आप लोग आप रिवीजन के लिए निकल जाइए ऐसे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। 80 आउट ऑफ 80 पाएगा सर, बिल्कुल आएगा। अब आपका डिपेंड करता है एमसीक्यू पर, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आना चाहिए भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मीराबाई से कुछ नहीं आएगा ना सर। मीराबाई से, हाँ, एक बनता है क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी डाला था ऐसे, मीराबाई का प्रिसिप्टर कौन था, गुरु कौन था, और उसने क्या प्रीच किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मीराबाई कर सकते हैं। प्रिंस हिस्ट्री पूरा पढ़ा था अभी तक क्या है, पूरा याद है इसको भाई, बढ़िया है। श्रीपर्णा, और कुछ डाउट? हम्म। आप लोग इमोजी का इस्तेमाल करो, मैं भी थोड़ा सीखता हूँ, देखता है। गेम ओवर। थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके बाय। तो चलिए फिनिश करते हैं, बाय 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 एवरीवन। बाय।